हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इट्स अबाउट बायो चैनल पे हमारे। और आज का जो चैप्टर है वो नया एक चैप्टर है जिसका नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आईसीएसई कोर्स का स्टैंडर्ड 6 का ये है यूनिट। और आज हम पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर और इसके डिस्कवरी के बारे में, और इसके थ्योरीज के बारे में, इसके सेल के साइज और शेप के बारे में, और इसके ऑर्गेनल्स के बारे में जो कि ज़रूरी चीज़ें, और सेल डिवीज़न के बारे में। ठीक है, बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिफोर मतलब सेल के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर इन आवर एनवायरनमेंट। मेनली दो तरह के ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, यहाँ लिखा है ऑलरेडी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जिसका जो कि खुद ब खुद बना है, यानी उसका जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ एक सेल ही है। ठीक है, इसके अलावा उससे ज़्यादा सेल है ही नहीं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वो एक ही सेल पर ही कायम है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, जो एक से ज़्यादा सेल अपने पास कंटेंट करता है, उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मीन्स मोर देन वन, यूनि मीन्स एक। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंडर में आप कह सकते हैं एमोएबा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया इसमें आपको मैं बता दूं, जो वायरस हम पढ़ते हैं, जो आपने अभी रिसेंटली सुना होगा, तो कोरोना वायरस। कोरोना एक वायरस जो है, लेकिन कोई भी तरीके का वायरस क्यों ना हो, जब तक उसे हम सेल मतलब यानी उसे लिविंग बींग नहीं कह सकते, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं आता, वो लिविंग बींग में ही नहीं आता। आप कह सकते हैं वो एक इंटरमीडिएट बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एक इंटरमीडिएट है वायरस को। ठीक है, जब तक वो एनवायरमेंट में रहता है तब तक वो नॉन लिविंग रहता है, लेकिन जब वो होस्ट के अंदर मतलब एंट्री करता है, किसी लिविंग बींग के अंदर एंट्री कर जाता है, तब वो एक्टिव हो जाता है। यानी उसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि वो अगर होस्ट में ना हो तो कुछ काम कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक वो होस्ट नहीं पाता तब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम नहीं करेगा, जब तक वो एनवायरमेंट में है वो नॉन लिविंग की तरह रहता है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि द सेल, जो सेल है वो एक्चुअली में है क्या। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का अगर हम लाइफ कहते हैं, उसका एक सबसे छोटा सा जो पार्ट है, सबसे लाइफ का अगर सबसे छोटा सा पार्ट है तो वो है सेल, वो है सेल। ठीक है, जिस तरह हम मतलब आप कोई एलिमेंट्स में ले लीजिए या कोई मैटर में ले लीजिए, उसका सबसे छोटा जो पार्ट है वो है एटम, और उससे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन हम सबसे छोटा सा अगर समझते हैं तो एटम समझते हैं। फिजिकल साइंस में हमने पढ़ा होगा। लेकिन हम अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ का सबसे छोटा जो पार्ट है उसे कहते हैं हम सेल। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ गया डिस्कवरी। सेल का डिस्कवरी किसने किया और कैसे किया, किसने पहली मर्तबा देखा और कब देखा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, द टर्म सेल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला। जो सेल जो है वर्ड डिराइव कहां से हुआ, कहां से आया, ये सेल का नाम आया कहां से। ये सेल का नाम एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सेलुला, जिसका मतलब है ए लिटिल रूम, एक छोटा सा घर, एक छोटा सा घर। एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है सेलुला, और इसी से है सेल आया, जिसका मतलब हो गया इस लिटिल रूम, छोटा सा रूम। ठीक है, 1665 में, तकरीबन आज से आप कह सकते हैं कि 400 साल पहले या तकरीबन 350 साल पहले, 1665 हो गया अभी तकरीबन, और आप हिसाब कर लेंगे कितना साल हो गया अभी, और तकरीबन 350 साल पहले एक ब्रिटिश बोटनिस्ट उसे कहते हैं, जो आप जानते होंगे कि बायोलॉजी में दो पार्ट्स हैं, जूलॉजी है, एक बोटनी है। जूलॉजी जो होता है वो स्टडी अबाउट द एनिमल या कोई भी लाइफ के बारे में, जो कि एनिमल किंगडम के बारे में अगर पढ़ते हैं आप, अगर आप प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, स्पेसिफिसिटी अगर आप में उसमें है, तो वो बोटनी कहलाता है, स्टडी अबाउट द प्लांट्स। तो
सबसे पहली मर्तबा 1665 में एक ब्रिटिश बोटनिस्ट जो है, उनका नाम हो गया रॉबर्ट हुक। क्या हो गया? रॉबर्ट हुक। ये है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में एक टर्म इजाद किया, कॉइन किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन उन्होंने किस तरह देखा? उन्होंने एक हनी वी के जो उनका घर होता है, आपने बीज के घर देखे होंगे, जो कि मधुमक्खी के घर देखे होंगे, उनके घर की तरह उन्होंने देखा। और एक कॉर्क मतलब ट्री के जो बार्क होता है, यानी उसका जो अपर पार्ट होता है, उसका जो अपर पार्ट लेयर होता है, अब ट्री के जो बार्क पोर्शन होता है, उसी में उन्होंने देखा डेड सेल, ऑलमोस्ट डेड सेल उन्होंने देखा था, ठीक है। और उन्होंने कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप में भी देखा था, तो उन्होंने उस चीज को सेल कहा। लेकिन पहली मर्तबा किसी ने अगर लिविंग सेल में देखा था तो एंटोनी वैन लीवनहॉक, एंटोनी वैन लीवनहॉक, उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल को, ठीक है। लिविंग सेल को उन्होंने देखा था और इसमें उन्होंने देखा था कि the first person to observe the cell through a simple microscope developed by him, and he saw the blood cells in the capillaries of the frog, a webbed foot. He refers to them as a living unit of living beings. अच्छा, उन्होंने फर्स्ट जो देखा सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा, और फ्रॉग के वेब फीड, यानी फ्रॉग के वेब फीड, अब फीड जो होता है फ्रॉग का इस तरह होता है, यहां पर ऐसे ऐसे कैपिलरीज में देखा था, ब्लड के कैपिलरीज में देखा था उन्होंने फर्स्ट मर्तबा, ठीक है। इस तरह देखा था उन्होंने, ब्लड कैपिलरीज में पहली मर्तबा उन्होंने देखा था। और उन्होंने कहा कि ये लिविंग यूनिट है, यानी जानदार के अंदर जो जान की चीजें हैं वही हैं, ठीक है। अब आ गया डिस्कवरी, खत्म हुआ, डिस्कवरी के बारे में हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया। अब आ गया द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। मैथियस एंड स्क्लाइडन, मैथियस स्क्लाइडन इज जर्मन botanist, the first proposed the idea in 1838 that all plants are made up of cell. उन्होंने क्या कहा? जर्मन बोटनिस्ट ने, स्क्लाइडन ने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। एक साल बाद थियोडोर श्वान, एक जर्मन जियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने कहा कि एनिमल्स भी जो हैं सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो उनके फिर उसके बाद इट वॉज अनदर जर्मन साइंटिस्ट जो है रुडोल्फ वर्चो वॉज समराइज्ड ऑल दिस ऑब्जर्वेशन इन द लैटिन फेज ओमनी सेलुला ई सेलुला। उन्होंने एक फ्रेज को इस्तेमाल किया जिसका मतलब है सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं, मौजूद जो अभी सेल्स हैं, वो पहले किसी एग्जिस्टेड सेल से बने हुए हैं, यानी ऑलरेडी कोई सेल पहले से बना हुआ था जिससे वो सेल दोबारा बने हुए हैं उसी सेल के पार्ट से, यानी उसी सेल से दोबारा प्री एग्जिस्टिंग सेल से वो बने हुए हैं, ठीक है। जिसका लैटिन फेज का क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पढ़ सकता है, ठीक है। और जो इनकी रिसर्च से एक थ्योरी दिया गया, उसमें पॉइंट वाइज ये कहा जाता है कि द ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। कोई भी आप जानदार की बात कर लें, वो सब के सब सेल से बने हुए हैं। और दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि द सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी सेल जो है वो हर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है उनके, वो हर ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर बनने में भी काम आते हैं और फंक्शन के यूनिट भी वो हैं। थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितने भी सेल्स अभी मौजूद हैं वो पहले से मौजूदा सेल से बने हुए हैं,
ठीक है। अब आ गया साइटोलॉजी। व्हाट वी मीन बाय द साइटोलॉजी। आप देख रहे होंगे एक येलो हाईलाइटेड मार्क किया गया है यहां, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब हो गया एक साइंस ऑफ द ब्रांच ऑफ ए साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल, यानी सेल के बारे में स्टडी करने को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है। आप पढ़ेंगे शेप ऑफ द सेल के शेप और साइज के बारे में, यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके साइजेस कैसे होते हैं। ठीक है। पहले शेप के बारे में पढ़ते हैं। सेल के शेप जो हैं वो वेरी करते हैं वन सेल टू अनदर सेल। अगर आप कहेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल की स्ट्रक्चर सिमिलर है, ऐसा नहीं हो सकता। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ऑर्गन्स में, बॉडी के अंदर हमारे कितने सारे ऑर्गन्स हैं, सबके स्ट्रक्चरल जो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चरल जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं, वो सब अलग अलग होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है। कोई रॉड शेप हो सकता है, कोई पॉलीगन शेप्ड हो सकता है, कोई स्पिंडल शेप्ड हो सकता है, कोई ओवल शेप्ड हो सकता है, कोई इरेगुलर शेप्ड हो सकता है। तो अलग अलग स्ट्रक्चरल उनके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो पहला उसने कहा कि एलोंगेटेड। एलोंगेटेड मतलब लंबा हुआ, फैला हुआ, इस तरह। ठीक है, इस तरह। ऐसे भी सेल होते हैं। सेल ऐसा नहीं है कि ऐसा ही सेल दिखता होगा या ऐसा ही सेल दिखता होगा। सेल इस तरह भी दिख सकता है। ठीक है। तो कहां पर ऐसा सेल दिखता है? एलोंगेटेड सेल कहां पर दिखता है? न्यूरॉन्स और नर्व्स में। नर्व सेल्स जो हम महसूस करते हैं, यानी किसी ने अगर आपको इस तरह टच किया, ठीक है, या इस तरह, तो हमको महसूस होता है ना। तो कैसे महसूस होता है? नर्व सेल्स जो है हमारे पास ये मैसेज कैरी करते हैं, और ऐसे सेल्स जो कैरी करते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है। और स्पिंडल शेप्ड कहां पर होते हैं? जो मसल्स होते हैं आपके आर्म्स में हो गए, या आपके लेग्स में हो गए, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, जो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट मसल्स रहते हैं, वहां पर स्पिंडल शेप्ड सेल्स दिखते हैं। ठीक है। और थर्ड जो हो गया स्पेरिकल शेप्ड, यानी अंडाकृति, यानी अंडे जैसा, पूरी तरह गोल नहीं, चेप्टा टाइप का। ठीक है। थोड़ी इस तरह वो दिखते हैं रेड ब्लड सेल में। स्पेरिकल शेप दिखते हैं। इरेगुलर शेप जो है सेम ब्लड में ही दिखते हैं, और वो व्हाइट ब्लड सेल में इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी वो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी, इस तरह हो सकते हैं या इस तरह हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। दे आर वेरी इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है। लेकिन ओवल यानी गोल तरह का, ओवल हो सकते हैं। द ग्रीन एल्जी, क्लाइमेडोमोनास और ह्यूमन स्पर्म, गार्ड सेल ऑफ स्टोमाटा, पैरामेसियम जो हो गया, ऐसे सेल्स में ओवल स्ट्रक्चर दिखते हैं। ठीक है। अब आ गया सेल के साइज के बारे में। तो साइज तो वेरी करता ही है। अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे या अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग साइजेस दिखते हैं। जो सेल, सबसे छोटा सेल जो आप अगर देखेंगे तो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, यानी बैक्टीरिया जो हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। उनके डायमीटर 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर में पाए जाते हैं। और जितने भी सेल्स दिखते हैं उनमें से बड़े ज़्यादातर दिखते हैं एग्स ऑफ द बर्ड, बार्ड के एग्स में पाए जाते हैं लार्जेस्ट सेल्स। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो ज़्यादा सबसे बड़ा है, जिसका लंबाई तकरीबन 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई तकरीबन 13 सेंटीमीटर होता है। और लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो नर्व सेल पाया जाता है। लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल है। ठीक है।
सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो पाया गया है एलिफेंट्स के अंदर में, उनके नर्व सेल में है, तकरीबन 3 मीटर, 3 मीटर पाया गया है। ठीक है, अब आ गया द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी सेल के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर फंक्शनल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल के बेसिक यूनिट है सेल्स। लेकिन सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं और उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस भी हैं। यानी अगर आप न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बहुत सारे इस तरह पार्ट्स हैं, सबके अलग अलग काम हैं, सबके अलग अलग फंक्शंस हैं और कोऑर्डिनेटली वो सेल को मैनेज करते हैं, उसके फंक्शंस को मैनेज करते हैं, उसको ग्रो करने में मैनेज करते हैं। ठीक है, तो पहला जो पार्ट हो गया, आउटर मोस्ट लेयर जो हो गया सेल का, वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इज द नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके अंदर हम यहां स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, यह सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यह न्यूक्लियस, यहां एक स्टिकी लाइफ सब्सटेंस प्रेजेंट, यानी सेमी लिक्विड होंगे, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसका काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है और उसकी फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस को लेकर और साइटोप्लाज्म को लेकर प्रोटोप्लाज्म, यानी लिविंग यूनिट ऑफ द सेल। जो सेल के अंदर जो लिविंग यूनिट है उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और वो किस चीज को लेकर बना है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बिना काम ही नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोम्स है। ठीक है, लेकिन उसका काम क्या है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमिएबल मतलब, परमिएबल का मतलब पहले क्या है, सेमी परमिएबल बाद में जानेंगे, पहले परमिएबल क्या है, परमिट करना, यानी एंट्री करने के लिए वो कुछ सब्सटेंस को छोड़ेगा, कुछ सब्सटेंस को नहीं छोड़ेगा, यानी वो सबके लिए नहीं है। जो उसका फेमिलियर होगा, यानी वो जिसको जानता होगा वो उसे छोड़ेगा। आप समझ सकते हैं ऐसे कि वो उसे जिसे चाहेगा छोड़ेगा, जिसे नहीं चाहेगा उसे नहीं छोड़ेगा। तो चूंकि उसने सबको नहीं छोड़ा, पर्टिकुलर सब्सटेंस को उसने छोड़ा, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो चूंकि उसने सिलेक्टिवली उसने छोड़ा, उसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, इट हेल्प्स द सेल स्टे सेपरेट फ्रॉम अदर नाइबरिंग सेल एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये एक हेल्प करता है नाइबरिंग सेल से डिटैच रहने में और सराउंडिंग मीडियम से दूर रहने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। द सेल वॉल जो होता है मेनली ये प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, लेकिन ये एक नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, मतलब इसमें जान नहीं होता। ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर होता है और ये बाहर होता है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है सेल वॉल। ठीक है, और ये जो बनता है ये कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस क्या है, यानी इसका जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बनता है, जिसका नाम है, उसका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का नाम जो है, उसका नाम, उसको कहते हैं सेल्यूलोज, उसको कहते हैं सेल्यूलोज, जो कि नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, जो सेल वॉल है। और ये फ्रीली परमिएबल
पार्ट है जो कि फ्रीली अलाउ करता है एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि सिलेक्टेड पार्ट को अंदर लेता है। ठीक है, और इसका काम क्या है? इसका मेन जो फंक्शन है वो रिजिडिटी है, यानी ताकत प्रोवाइड करना, यानी उसको ये देना, सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल ये देना, मतलब स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना उसको, और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। अब आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है एक सेमी सॉलिड यानी सेमी लिक्विड जेली लाइक कॉलरलेस सब्सटेंस दैट फिल द सेल एंड इट एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एक सेमी सॉलिड है, यानी पूरी तरह सॉलिड नहीं है, जेली लाइक सब्सटेंसेस है, ठीक है, और कॉलरलेस भी है, जो कि सेल के तमाम काम, पूरे के पूरे काम को यहां पर ज्यादातर होता है। ऑलमोस्ट सब काम, सेल का जितने भी तरीके का जो काम होता है, कोई भी तरह का एक्टिविटी, कोई भी तरह का फंक्शन होता है, तो इसी के अंदर ही वही मैनेज करता है, ये इसी के अंदर ही होता है। ठीक है, अब जो मेन पार्ट है सेल का वह है न्यूक्लियस। वह है न्यूक्लियस, इट इज द सेंटर ऑफ द सेल। इसी के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसके आंख के कॉलर और अलग अलग जितने भी हेरिडिटी कैरेक्टर, यानी जो आप कह सकते हैं कि खानदानी, मतलब बाप के पास था ये कैरेक्टर, माँ के पास था कैरेक्टर, ये बच्चे में आया, और दादा के पास था, दादी के पास था वो कैरेक्टर, उनके बच्चे के पास आया या उनके बच्चे के पास आया हुआ। इस तरह वो कैरेक्टर सब जो है वो क्रोमोसोम के अंदर में रहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो होता है वो मेम्ब्रेन उसका होता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसके अंदर डेंसली उसके अंदर एक सेंटर होता है। सेल का सेंटर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का सेंटर क्या है? उसके अंदर डेंसली जो जगह है, यानी पूरा डार्क स्ट्रक्चर है वहां पर, इसे कहते हैं पूरा एकदम इंटरनल, यानी पूरा बीच का जो पार्ट है उसे कहते हैं न्यूक्लियस। यहां पर क्रोमोसोम्स ज्यादातर जमे हुए होते हैं, इसलिए वो डार्क स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन फाइबर्स होते हैं। क्रोमाटिन फाइबर्स क्रोमोसोम बनाते हैं, और क्रोमोसोम का सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन, यानी पर्टिकुलर कैरेक्टर को सिग्निफाई करता है। ठीक है, ये जो बातें हैं टोटल न्यूक्लियस के अंदर में आती है। अब आ गया द हेरिडिटरी ट्रेट फ्रॉम द, अच्छा, द क्रोमोसोम्स बेयर द genes that are responsible for transmitting hereditary traits from the parent cell to the new cell, and the nucleus perform the following चल ठीक है, क्रोमोसोम बेयर करता है जीन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज द जीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटरी, यानी खानदानी जो कैरेक्टर्स को पेरेंट से लेके नए सेल की तरफ कैरी करता है वो। ठीक है, अब हो गया कि न्यूक्लियस का जो कुछ फंक्शन है वो क्या क्या है। इट कंट्रोल्स द सेंटर ऑफ द सेल, इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इट इज सेंटर ऑफ द सेल। इट रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस इन द सेल, ये तमाम के तमाम जितने भी एक्टिविटीज हैं सेल के, उस सबको कंट्रोल करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी सेल, एक सेल हमने सेल थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से एक नया सेल बनता है, तो ये जो कंट्रोल होता है सेल डिवीजन, ये किसके जरिए कंट्रोल होता है? न्यूक्लियस के जरिए। न्यूक्लियस के अंदर में जो क्रोमोसोम्स है उसके जरिए भी होता है, और न्यूक्लियस मेनली उसका फंक्शन होता है। इट इज अ कैरियर ऑफ जीन दैट पासेस ऑन द हेरिडिटरी ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी वो कहता है कि जो कैरेक्टर होता है पेरेंट्स में, उनके औलाद में, यानी उनके जो चिल्ड्रेन तक जो क्वालिटीज को ट्रांसमिट होता है वो जीन करता है। जीन इज द सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस के फंक्शंस। अब जो है अब दूसरा ऑर्गन, अब जो है
एक दूसरा जो ऑर्गेनेल है वो ये है कि प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है मेनली इसका काम क्या है, ये एक कॉलर प्रोवाइड करने वाला, मोस्टली इसको माना जाता है कि कॉलर प्रोवाइड करता है ये, लेकिन इसकी कुछ टाइप्स भी हैं, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन है, इसका जो मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन है, एक स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनेल है, जो कि पिगमेंट कंटेन करता है, which impart different colors to plant parts such as leaf, flower, fruit। ये क्या प्रोवाइड करता है? लीफ में जो आप देखते हैं कि ग्रीनी लीफ होता है, अलग अलग कलर के भी हो सकता है, फ्रूट, फ्लावर्स जो अलग अलग कलर के होते हैं, ये सब के कलर्स जो आते हैं वो प्लास्टिड के वजह से ही आते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स आर द 3 टाइप्स। प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड क्रोमोप्लास्ट, थर्ड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर देता है, ग्रीन के अलावा दूसरा कलर नहीं देता, ये है ग्रीन कलर प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर मैंने बनवाया है, ठीक है। इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने ऑलरेडी पहले भी बहुत मतलब पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट जो है वो अपना खुद का खाना बनाता है। कहाँ बनाता है? क्लोरोप्लास्ट में बनाता है। कैसे बनाता है? दे ट्रैप सोलर एनर्जी, यानी वो धूप को इस्तेमाल करता है, सनलाइट को इस्तेमाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को इस्तेमाल करता है, और वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट। दे ऑकर इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज लीफ। जो भी ग्रीन पार्ट्स हैं वहां प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। अब आ गया क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन के अलावा जितने भी कलर हैं, जितने भी कलर प्लांट्स में दिखते हैं, वो सब के सब क्रोमोप्लास्ट में आते हैं। वो येलो हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, कोई भी कलर हो सकते हैं, ठीक है। वो सब के सब क्रोमोप्लास्ट के अंदर आ जाते हैं। ऑरेंज के कलर जो हो गया, टमाटो के रेड कलर हो गए, ऑरेंज के कलर जो हो गए, इस सब के सब जो हैं कलर्स क्रोमोप्लास्ट के अंदर आते हैं। देयर बाय हेल्पिंग देम टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और वो हेल्प करते हैं इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पॉलिनेशन के अंडर में। अब आ गया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? इट इज अ कॉलरलेस पिगमेंट, सॉरी इट कॉलरलेस प्लास्टिड, यानी इसका कोई कॉलर नहीं होता। हमने पहले पढ़ा क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर है, प्रोवाइड करता है। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा सब कलर प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कॉलरलेस होता है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट में पाया जाता है, यानी प्लांट के ऐसे पार्ट जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता वहां क्या प्रेजेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट। जैसे रूट्स में, सीड्स में, अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है वहां ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो कि कॉलरलेस प्लास्टिड होते हैं। और उनका एक मेन फंक्शन है, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन एंड फैट्स। वो फूड स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में एंड फैट्स के फॉर्म में। अब आ गया अब जो ऑर्गेनेल का नाम है वो ये है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स आर द क्लियर स्पेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो वैक्यूल्स हैं वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है सेल के अंदर, यानी सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि एनक्लोज्ड बाय एक मेम्ब्रेन के जरिए है, एक सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब के एक मेम्ब्रेन के जरिए, जिसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। याद रखिए ये मेन पॉइंट है, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इन प्लांट सेल दे कंटेन द लिक्विड कॉल्ड सेल शेप। और इन यानी प्लांट के अंदर जो, यानी प्लांट सेल्स के अंदर में जो वैक्यूल होता है और उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे सेल शेप कहते हैं, ठीक है। दैट कंटेन डिजॉल्व न्यूट्रिएंट, पिगमेंट etc। यानी डिजॉल्व फॉर्म में न्यूट्रिएंट रहता है, उसमें पिगमेंट्स रहता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अदर काइंड ऑफ जो भी तरीके का जो पिगमेंट्स हैं वो सब के सब
वैक्यूल्स के अंदर में रह सकते हैं, ठीक है। द वैक्यूल्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स आर स्मॉलर। जो एनिमल सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट है वो इन कंपैरिजन टू प्लांट वो छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आ गया डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब मेन डिफरेंस क्या है प्लांट सेल के अंदर में एंड एनिमल सेल के अंदर में? प्लांट सेल यूजुअली लार्जर इन साइज, इट इज यूजुअली स्मॉल, और एनिमल सेल क्या है? प्लांट सेल यूजुअली लार्जर होता है, लेकिन एनिमल सेल जो होता है वो छोटा होता है प्लांट सेल के मुकाबले में। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। वैक्यूल्स आर लार्ज एंड प्रोमिनेंट। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं और बिल्कुल पूरी तरह दिखते भी हैं। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते मोस्टली, अगर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं और टेम्पोररी रहते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं होते। एनिमल सेल में परमानेंट नहीं रहते, अगर होते हैं छोटे होते हैं और टेम्पोररी फॉर्म में रहते हैं, यानी बाद में फिर खत्म हो जाते हैं, उनका नहीं एग्जिस्टेंस रहता। उसके बाद हो गया प्लांट सेल में जो ये प्लांट सेल कंटेन करता है प्लास्टिड, लेकिन एनिमल सेल प्लास्टिड कंटेन नहीं करता। प्लास्टिड का काम क्या है? कॉलर प्रोवाइड करना। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं रहता, ठीक है। अब आ गया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता क्या है? हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सेल थ्योरी में सेल जो बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीजन का होना बहुत ज़रूरी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट खास नहीं होता, क्योंकि वो यूनिसेलुलर एक सेल ही होता है। अगर वो डिवाइड होते हैं तो दो सेल हो जाते हैं, यानी दो इंडिविजुअल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं, ऐसे बनते हैं और डेथ भी उनका हो जाता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में उनका काम होता है। सेल डिवीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सेल डिवीजन होता है क्या है? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए पेरेंट सेल्स डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। यानी सेल डिवीजन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए पेरेंट सेल डिवाइड होकर वो दो नए सेल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन जो होता है इट्स इंपॉर्टेंट प्रोसेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब उसके कुछ रीजंस हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक, ग्रोथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑकर ड्यू टू सेल डिवीजन। यानी ग्रोथ जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो सेल डिवीजन की वजह से ही होता है। यानी एक बच्चा था, बड़ा होता हुआ फिर और ज़्यादा बड़ा होता है, एडल्ट होता है, उसके बाद फिर बुढ़ापे की तरफ जाता है। इस तरह जो ट्रांसफॉर्मेशन है छोटे से बड़ा हुआ वो कैसे हुआ? डेवलपमेंट की वजह से, ग्रोथ की वजह से। और ग्रोथ जो है कैसे हुआ? सेल डिवीजन की वजह से, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ इन द ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस विथ ए सिंगल सेल। यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो बिगिन होता है, लाइफ का जो शुरुआत होता है वो सिंगल सेल ही से होता है। द सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म मिलियंस ऑफ सेल्स विच हेल्प इन अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी एक सेल डिवाइड होके रिपीटेडली डिवाइड होके हजारों लाखों करोड़ों के तादाद में बनते हैं और एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वेरियस सेल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हैव देयर ओन लाइफ स्पान। यानी अलग अलग पार्ट्स के बॉडी में, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जो सेल्स होते हैं वो अलग, उनका लाइफ स्पान जो है वो अलग अलग होता है। दे डाई ऑन कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पान। वो डेथ हो जाता है उनका। यानी आप देखेंगे कि एक बूढ़ा हो जाता है, बहुत ही बूढ़ा हो जाने के बाद इंसान क्या होता है? मर जाता है। उसी तरह एक सेल जब उसका अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करता है तो वो उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। यानी वो मर जाता है। द बॉडी रिप्लेसेस देम विथ न्यू सेल्स एंड दिस हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। यानी बॉडी रिप्लेस देम विथ न्यू सेल्स, दिस हैपन ओनली
because of cell division. Thus the cell divisions help to replace the dead and or out the cells which ensure the smooth functioning of our body. यानी जो डेथ सेल होता है उसे रिप्लेस कर देता है न्यू सेल से, जिसकी वजह से हमारा बॉडी स्मूथ फंक्शन करता है, यानी उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। थर्ड जो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है सेल डिवीजन की वजह से, वो ये है कि रिप्रोडक्शन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमोइबा, इसके सेल जो रिप्रोडक्शन होता है, इसका जो सेल यानी रिप्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। यानी एक सेल डिवाइड होके दो सेल देता है। इस तरह एक सेल है तो दे के दो सेल हो गया है, इस तरह ये प्रोसेस होता है। इस तरह यानी ये हो गया पेरेंट बॉडी, पेरेंट सेल, डॉटर सेल, ये जो बन जाता है ये डॉटर सेल हो जाता है। ठीक है, यानी इस तरह कोई पार्ट कट के बन गया, या कोई मेन जो पार्ट से वो बनता है, ठीक है, उसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। और इन द प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी कि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल देते हैं, उसे बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। द डॉटर सेल्स ग्रो एंड फर्दर डिवाइड टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिजम्स। यानी एक डॉटर्स यानी पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म यानी दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, लेकिन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि जैसे हम ह्यूमन हो गए और भी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन जो है प्रोड्यूस करता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। यानी ये जो होते हैं, अगर 2n नंबर ऑफ सेल होते हैं तो ये भी 2n, ये भी 2n होता है। छोड़िए, इसमें तो आपका नहीं होगा। तो लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल बनाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बनाता है। ये दोनों मिस के एक सेल प्रोवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, ये तो फीमेल सेल मिस के सेल डिवीजन के जरिए वो बनते हैं इस तरह, और वो दोनों फ्यूज होके जाइगोट फॉर्म करते हैं। जाइगोट एम्ब्रियो देता है, एम्ब्रियो प्रोवाइड करता है, और एम्ब्रियो जो है फर्दर एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करता है, इस तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। समझ में आ गया? तो ये जो चैप्टर है पूरी तरह कंप्लीट हुआ, और फिर हम इसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम चलिए, आप अपना ख्याल रखिएगा।